प्रिय छात्रों, मैं GR बारोलिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़, सब्जेक्ट ME 201 का यूनिट 2 का 5वां लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर्स में अपने किसी भी झुके हुए तल पर कंपाउंड स्ट्रेस निकालने के अलग अलग आर्टिकल्स पढ़े थे, जिसमें PN और PT की वैल्यू निकाली थी। अब हम वही वैल्यूज़ PN यानी नॉर्मल स्ट्रेस और PT यानी कि टेंजेंशियल यानी स्पर्श प्रतिबल, इनका मान मोहर सर्किल से कैसे ज्ञात किया जाता है वो इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे। तो मोहर सर्किल यानी मोहर वृत्त क्या होता है, वो ये एक स्ट्रेस डायग्राम से बनाया जाता है। एक स्ट्रेस डायग्राम होता है या स्ट्रेस सर्किल जिसको कहते हैं। मोहर सर्किल के नाम है, देखिए इसको मोहर सर्किल कहते हैं या सर्कुलर स्ट्रेस डायग्राम, सर्कुलर स्ट्रेस डायग्राम भी कहते हैं या स्ट्रेस सर्किल भी इसका नाम है। तो इसके अलग अलग नाम हैं, ये अपन को ध्यान होना चाहिए। स्ट्रेस सर्किल बोल दिया, इसका मतलब आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि यह भी मोहर सर्किल ही है, या सर्कुलर स्ट्रेस डायग्राम वो भी मोहर सर्किल का ही नाम है। तो मोहर सर्किल एक सरल तरीका है जिसकी सहायता से किसी भी झुके हुए तल पर PN नॉर्मल स्ट्रेस और PT टेंजेंशियल स्ट्रेस का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इस आर्टिकल में हम ये मोहर सर्किल वाली विधि पढ़ेंगे, जिसमें PN और PT का मान किस तरह से ज्ञात किया जाता है। इसमें अलग अलग उदाहरण लेने होते हैं। तो पहला देखिए, आपके सिलेबस के हिसाब से 2.3.1 में यह है मोहर सर्किल फॉर लाइक डायरेक्ट स्ट्रेसेस, कि ये अब हम मोहर सर्किल बनाना सीखेंगे जिसमें PN और PT की वैल्यू निकालेंगे। ये लाइक डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए निकालेंगे, क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशन से बहुत तरह के एग्जांपल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे सदृश प्रत्यक्ष प्रतिबलों के लिए मोहर सर्किल। सबसे पहले हमें सदृश क्या होता है इसको समझ लेना है। प्रत्यक्ष हमने समझ लिया, डायरेक्ट स्ट्रेस होते हैं प्रत्यक्ष प्रतिबल, जो तनाव प्रतिबल और कंप्रेसिव यानी कि दबाव प्रतिबल को हम प्रत्यक्ष प्रतिबल बोलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। और सदृश मतलब लाइक, ये लाइक क्या होता है इसको हमें समझ लेना चाहिए। लाइक यानी कि सदृश प्रतिबल वे होते हैं जिनका दोनों का साइन यानी चिन्ह एक जैसा होना चाहिए। दोनों या तो टेंसाइल हो या दोनों ही कंप्रेसिव हो, तो उसको हम कहते हैं सदृश स्ट्रेस यानी कि सदृश प्रतिबल। तो दोनों टेंसाइल, अगर एक टेंसाइल है और एक कंप्रेसिव है, यानी X दिशा में लगने वाला एक टेंसाइल है और Y दिशा में लगने वाला है जो कंप्रेसिव है, तो वो लाइक नहीं कहलाएंगे, फिर वो भिन्न अलग अलग तरह के स्ट्रेस कहलाएंगे, जिसको कहेंगे अनलाइक स्ट्रेसेस। लाइक स्ट्रेस और अनलाइक डायरेक्ट स्ट्रेस, तो जब ये अलग अलग तरह के होते हैं, एक कंप्रेसिव एक टेंसाइल होता है तो अनलाइक हो गए, और दोनों कंप्रेसिव हैं या फिर दोनों टेंसाइल हैं तो वो लाइक स्ट्रेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर लाइक स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेसेस का और डायरेक्ट स्ट्रेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस ही है, शियर स्ट्रेस का मान यहाँ पे 0 मानना है। तो इसके लिए हमें मोहर सर्किल खींचना है। तो इसका देखिए स्ट्रेस डायग्राम क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेस डायग्राम इस तरह से बनेगा। एक ब्लॉक लेते हैं हम PQRS एक ब्लॉक ले लिया, और इसमें X दिशा में हमने P1 स्ट्रेस ले लिया। देखिए ये टेंसाइल है, ये टेंसाइल स्ट्रेस है P1, और Y दिशा में हमने जो है P2 स्ट्रेस ले लिया, ये भी टेंसाइल है। ये देखिए चिन्ह से पता लग रहा है, और इस डायग्राम को बोलते हैं हम स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस वाला चित्र, प्रतिबल वाला चित्र, जिसके अंदर किसी भी ब्लॉक के प्रतिबल दर्शाए हुए हैं। अब हम इसमें एक इंक्लाइन प्लेन मान लेते हैं जो इस दिशा वर्टिकल दिशा के साथ में, देखिए थीटा डिग्री पर AB हमने एक प्लेन ले लिया, और थीटा डिग्री जो कि वामाव्रत दिशा में नापा गया है इस दिशा के साथ में,
वर्टिकल दिशा के साथ में वामाव्रत थीटा डिग्री पर एक प्लेन लिया है हमने ए बी। इस प्लेन के ऊपर ये पी एन नॉर्मल स्ट्रेस हो गया और ये पी टी जो है पैरेलल होने से ये टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया। तो पी एन और पी टी का मान हम पहले एनालिटिकल मेथड यानी विश्लेषणात्मक विधि से हम ज्ञात कर चुके हैं, इसके फॉर्मूले निकाल चुके हैं। यहाँ पर हम मोहर सर्किल की सहायता से पी एन और पी टी को कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, यानी कि ये मोहर सर्किल वाला मेथड है कंपाउंड स्ट्रेसेस के लिए। तो जब प्रतिबल P1 और P2, ये चीज समझा चुका हूं मैं। देखिए, जब प्रतिबल P1 और P2 दोनों तनाव प्रतिबल हो या फिर दोनों दबाव प्रतिबल हो तो वह सदृश यानी लाइक स्ट्रेस कहलाते हैं। लाइक और अनलाइक स्ट्रेस हम समझ चुके हैं। यहाँ पर ब्लॉक PQRS में लग रहे प्रतिबल दोनों ही तनाव प्रतिबल होने से ये सदृश यानी लाइक प्रतिबल है। इस फिगर के अंदर जो दोनों स्ट्रेस लग रहे हैं P1 और P2, उन्हें देख लीजिएगा। P1 और P2 दोनों ही टेंजेंशियल होने से, तनाव प्रतिबल होने से ये लाइक स्ट्रेस हैं और इसमें हमें मोहर सर्किल लाइक स्ट्रेस के लिए ही बनाना है। इन प्रतिबलों के फलस्वरूप झुके हुए तनाव ए बी पर Pn और Pt का मान मोहर वृत्त की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। तो मोहर सर्किल की सहायता से या मोहर सर्किल विधि को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें मोहर सर्किल कैसे खींचा जाता है, ये फिगर कैसे बनाया जाता है, उसकी विधि हमें मालूम होना चाहिए। तो मोहर वृत्त बनाने की विधि, इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स निम्नानुसार हैं, उसको पहले समझना आवश्यक है। मोहर वृत्त बनाने के लिए एक्स अक्ष पर प्रत्यक्ष प्रतिबल लिए जाते हैं और वाई अक्ष पर अपरूपण प्रतिबल लिए जाते हैं। देखिए, मोहर सर्किल हमको खींचना है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो मैथमेटिक्स के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, उसमें एक्स एक्सिस पे तो हम प्रत्यक्ष प्रतिबल लेंगे यानी कि टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, और वाई एक्सिस पर हम अपरूपण प्रतिबल लेंगे यानी क्यू वाला प्रतिबल होगा तो उस पे नापेंगे, वाई एक्सिस पे नापेंगे। पहली बात तो ये। दूसरा बिंदु ध्यान में रखने का है, इस मोहर सर्किल बनाने की दूसरी स्टेप है प्रत्यक्ष प्रतिबल डायरेक्ट से यदि तनाव प्रतिबल हो तो उन्हें एक्स अक्ष पर दाईं ओर नापा जाएगा। तनाव प्रतिबल हो तो एक्स एक्सिस पर किधर नापेंगे, दाईं ओर नापेंगे यानी धनात्मक साइड। और यदि दबाव प्रतिबल हो तो एक्स अक्ष पर उसे बाईं ओर नापा जाएगा यानी कि ऋणात्मक साइड में नापते हैं। यानी तनाव प्रतिबल धनात्मक लिया जाता है और दबाव प्रतिबल को हम ऋणात्मक लेते हैं। इस उदाहरण में, जहां पर हम इस उदाहरण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे P1 और P2 दोनों ही तनाव प्रतिबल होने से दोनों को ही हम किधर नापेंगे, दोनों को एक्स एक्सिस पर दाईं ओर नापेंगे। अब आइए अपरूपण प्रतिबल के संबंध में। देखिए, अपरूपण प्रतिबल को कैसे नापा जाता है मोहर सर्किल बनाने के लिए। अपरूपण प्रतिबल का युग्म, अपरूपण प्रतिबल में युग्म बनता है जो उस बॉडी को वामाव्रत दिशा में या दक्षिणाव्रत दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। तो वो जो बल युग्म बनता है या उसका स्ट्रेस का जो युग्म बनता है, तो अपरूपण प्रतिबल का युग्म वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हो तो उसको धनात्मक लिया जाता है। वामाव्रत दिशा वाले बल युग्म को हम धनात्मक लेते हैं और दक्षिणाव्रत बल युग्म है उसका जो है प्रतिबल का युग्म जो है दक्षिणाव्रत हो तो उसको ऋणात्मक लिया जाता है। अब देखिए, अक्ष के ऊपर अगर आपका धनात्मक है, धनात्मक बल युग्म बनता है तो उस अपरूपण प्रतिबल को हम नीचे की ओर नापेंगे, वाई एक्सिस पर नीचे की ओर, और ऋणात्मक होने पर उसको वाई एक्सिस के ऊपर की ओर नापेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ऋणात्मक बल युग्म कब होगा और उसको कैसे नापा जाएगा, किधर ऊपर की ओर या नीचे की ओर, और धनात्मक होगा तो उसको ऊपर नापा जाएगा या नीचे नापा जाएगा। ये चीज़ अपन को ध्यान में होनी चाहिए। तो इसको पुनः देख लीजिएगा कि बल युग्म, वामाव्रत बल युग्म धनात्मक लिया जाएगा और वाई एक्सिस पर नीचे की ओर नापा जाएगा, और ऋणात्मक बल युग्म
दक्षिणावर्त को ऋणात्मक लिया जाएगा और उसको वाई एक्सिस पर ऊपर की ओर नापा जाएगा। इस उदाहरण के अंदर ये जो अपन आर्टिकल हमारा चल रहा है, इस उदाहरण के ऊपर प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल का मान 0 है, अतः इसको नहीं तो ऊपर नापना है ना ही नीचे नापना है, खाली P1 और P2 को दर्शाना है और उससे हमारे को मोर सर्किल बनाना है। तो देखिए ये अपरूपण प्रतिबलों को नापने का तरीका इसमें बता दिया है। और अब इसमें देखिए किस तरह से जो है ये मोर सर्किल बनाया गया है। इसके लिए चित्र संख्या 2 पॉइंट में दर्शाए गए ब्लॉक PQRS पर x एवं y दिशा में क्रमशः P1 और P2 तनाव प्रतिबल लग रहे हैं। ये हम देख चुके हैं कि उस ब्लॉक के ऊपर P1 और P2 प्रतिबल लग रहे हैं। P1 x दिशा में है और P2 y दिशा में है। किस पे? ब्लॉक के ऊपर। अब ये x दिशा वाले और y दिशा वाला P1 और P2 दोनों एक ही दिशा में x दिशा में ही नापे जाएंगे एवं अपरूपण प्रतिबल का मान 0 है। इसके लिए मोर सर्किल वृत्त निम्नानुसार खींचा जाता है। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि P1 को हम बड़ा मानते हैं P2 से, यानी P1 इज ग्रेटर देन P2, ये कंडीशन है। P2 को ये जो इससे हम फॉर्मूला निकालेंगे और या मोर सर्किल जो बना रहे हैं इसमें P1 बड़ा होता है, P1 को हम बड़ा मान के चलते हैं, उसी के आधार पे ये फॉर्मूला निकलता है। तो अब देखिए इसका मोर सर्किल बनाने के लिए हमने ये XY, ये x एक्सिस खींच लिया, ये y एक्सिस खींच लिया। अब मोर सर्किल की विधि के अनुसार P1 और P2 को हम दोनों ही तनाव होने से इसको इस दिशा में नापेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया कि P1 की दूरी ये है, ये P1 हो गया। अगर इसको हम ग्राफ पे बनाएंगे तो एक पैमाना मानेंगे और उसके आधार पे पॉइंट A निकाल लेंगे। और वैसे प्लेन पेपर पे बनाते हैं कच्चा चित्र, तो वैसे ही हम अंदाज से ले लेते हैं, यानी P1 बड़ा होना चाहिए P2 से, इस कंडीशन की वजह से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का मान जो P1 के बराबर लेके हमने A पॉइंट लगा लिया। उसके बाद में P2, जो P2 P1 से छोटा माना गया है, इसलिए P2 हमेशा इधर ही आएगा, उधर नहीं आएगा। इधर अगर हम लगाएंगे B पॉइंट तो वो P2 बड़ा होगा तभी लगा सकेंगे। अतः P1 बड़ा है और P2 छोटा है, तो P2 का मान आएगा B पर, ये B पॉइंट आएगा P2 के हिसाब से। तो P1 के बराबर A पॉइंट लगा दिया, P2 के बराबर B पॉइंट लगा दिया, ये दोनों पॉइंट आ गए। फिर हमने B और A का सेंटर निकाल लिया, C पॉइंट लगा दिया। ये सेंटर निकालने के बाद में C से A तक की आप त्रिज्या मानिए और इसको सेंटर मानिए और C और A के बराबर त्रिज्या मानते हुए एक यहाँ पे एक वृत्त खींच देंगे, तो वो वृत्त B से निकलता हुआ एक वृत्त बन जाएगा और यही मोहर सर्किल कहलाता है। इसी वृत्त को हम मोहर सर्किल बोलते हैं। अब ये मोहर सर्किल, अब इसमें देखिए C पॉइंट लीजिए, C पॉइंट पर 2 थीटा का एक कोण बनाइएगा, एक एंगल बनाएंगे हम यहाँ पे। इसके साथ में 2 थीटा का हम इधर नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इसलिए बना रहे हैं कि ये थीटा जो है उसके अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है। उस ब्लॉक के अंदर हमने जो ब्लॉक माना है इसमें ये देखिए ये भी एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है, ये थीटा इस दिशा में है, इसलिए इसको भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 थीटा। यहाँ पे थीटा है तो मोहर सर्किल में ये एंगल 2 थीटा हो जाता है, डबल हो जाता है और ये 2 थीटा का एंगल बनाएंगे और फिर इस कोण पे जो त्रिज्या आएगी वो इसको D पॉइंट पे काटती है और ये D पॉइंट हम यहाँ मार्क कर देंगे और इसको मिला देंगे और यहाँ से हम इस पे लंब डालेंगे एक CE और एक ये ट्राइंगल बना लेंगे। अब हमारे पास ये D पॉइंट आया है। D पॉइंट जो स्ट्रेस दिखाता है, इसके जो प्रतिबल होंगे, D पॉइंट के प्रतिबल होंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि इस एक्सिस से यहाँ तक की दूरी, यानी कि OE, ये आपके हो जाएगा PN की वैल्यू हो जाएगी, ये PN को दर्शाएगा। तो ये सीधा देखिए कितना सरल तरीका है, डायरेक्ट PN आ गया। ये D से ये जो दूरी है वो PN का मान हो जाएगा। और इधर देखिए, इधर हम क्या मान नापते हैं, इधर PT शियर स्ट्रेस नापते हैं। तो O ये D से E तक
ये डी से ई तक का मान हो जाएगा पी टी। तो ये पी एन हो गया और ये पी टी हो गया, यानी कि डी पॉइंट है ये सी से डी, जो ये तल है मोर सर्किल के अंदर कोई भी त्रिज्या, हर त्रिज्या किसी न किसी तल को दर्शाती है। तो ये सी से ए वाला ये तल है, ये आपका वर्टिकल वाला तल हो गया, जिसको हम इसमें इस तरह ये वाला तल हो गया, ये वर्टिकल वाला तल, ये तल सी ए से दर्शाया जाएगा। और सी से बी वाला तल, ये वाला तल, ये वाला, ये सी बी वाला 90 डिग्री वाले तल को दर्शाती है। और सी से डी वाला तल, ये तल है, ये झुका हुआ तल, ये ए बी को दर्शाता है। ए बी वाला तल मोर सर्किल में ये हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए बी और सी ए के बीच में थीटा डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर ये कोण हो जाएगा सी ए और सी डी के बीच में 2 थीटा हो जाएगा। यानी कि स्ट्रेस डायग्राम में कोई भी जो एंगल होता है वो एंगल मोहर सर्किल पे जा करके दुगुना हो जाता है, डबल हो जाता है, तो डबल करके उसको दर्शाना चाहिए। तो ये मोहर सर्किल बन गया इस आर्टिकल के लिए, जिसमें P1 और P2 लग रहे हैं और दोनों ही टेंसाइल हैं, उसके लिए ये मोहर सर्किल बन गया। अक्ष के दाईं ओर ए बिंदु इस प्रकार से अंकित कीजिए। ये देखिए, ये वही विधि है जो मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ। ये सारी वही मेथड लिखा हुआ है कि मोहर सर्किल किस तरह से बनाया जाता है, कैसे बनता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए डी बिंदु के निर्देशांक पी एन और पी टी होंगे। डी बिंदु पर एक्स अक्ष पर लंब डालो, लंब हमने डाल दिया, ये हमने देख लिया, ये सब हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब वैल्यू निकालते हैं, इसका मान इससे किस तरह से निकाला जाता है। सी डी बराबर सी ए, यहाँ पे हम देखते हैं तो देखिए सी डी और सी ए का मान बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही इस सर्किल की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं बराबर होती है। तो सी डी और सी ए दोनों ही बराबर हैं। तो सी डी बराबर सी ए, और इसका मान हो जाएगा 1/2 P1 माइनस P2। सी ए का मान किसके बराबर है, सी ए P1 माइनस P2, उसका आधा कर लेते तो सी ए के बराबर हो जाता है। P1 माइनस P2 आएगा ए बी के बराबर, और ए बी के बीच का पॉइंट है सी, तो P1 माइनस P2/2 करने पर सी ए के बराबर हो जाता है। तो सी ए बराबर 1/2 P1 माइनस P2 हो गया। अब हम इस ट्राइंगल में देखते हैं इसी ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर हम देखते हैं साइन 2 थीटा बराबर डी अपॉन सी ई। देखिए डी ई अपॉन सी ई बराबर होता है साइन 2 थीटा, तो इसका हमें उपयोग करना है। तो यहाँ पे हम इससे, ये जो हमने समीकरण लिखा, इससे हम लिख सकते हैं डी ई बराबर सी डी, डी ई बराबर ये इससे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा सी डी साइन 2 थीटा। ठीक है, तो डी ई बराबर पी टी हो जाएगा। देखिए पी टी, डी ई बराबर पी टी, क्योंकि हमें पी टी का मान ज्ञात करना है। तो पी टी बराबर डी ई होता है, यानी कि पी टी बराबर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि देखिए पी टी बराबर डी, पी टी बराबर डी ई बराबर यहाँ से हमने लिख दिया सी डी इंटू साइन 2 थीटा। तो ये पी टी है, डी ई बराबर 1/2, ये हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, सी डी की वैल्यू रख देंगे, सी डी की वैल्यू यहाँ पे 1/2 P1 माइनस P2 साइन 2 थीटा रख दिया, और इसको हमने आगे सरल किया, और तो ये PT का मान आ गया, PT बराबर 1/2 P1 माइनस P2 साइन 2 थीटा। ये हमारा PT का मान हो गया, जो हमने डायरेक्ट मोर सर्किल से निकाल लिया, और यही हम एनालिटिकल मेथड से पहले निकाल चुके हैं। इसी को Pn की वैल्यू निकालनी है अब। तो देखिए Pn कितना है, ये Pn है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो Pn बराबर OE, तो Pn बराबर OE ले लिया हमने, ये Pn बराबर OE रख दिया। OE बराबर है OE यहाँ तक, OE बराबर है OC प्लस CE, इसके भी 2 टुकड़े कर दिए, OC प्लस CE, और OC का मान होता है OC प्लस CE, OC का मान होता है 1/2 P1 प्लस P2, और CE का मान होता है 1/2 CE, यानी CE बराबर होता है 1/2 P1 माइनस P2 cos 2 थीटा। ये हम मैथमेटिकली निकाल सकते हैं।
तो ये OC की वैल्यू रखी, ये CE की वैल्यू रखी, और इसको हमने आगे सरल किया तो PN बराबर ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। यानी कि ये डायरेक्ट फॉर्मूले हम ज्योमेट्री का यूज करके, रेखा गणित का उपयोग करके डायरेक्ट मोर सर्किल से भी लिख सकते हैं, ऐसे मोर सर्किल से निकाले जा सकते हैं। और इस प्रकार मोहर वृत्त की सहायता से PN और PT का मान सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। यदि मोहर वृत्त ग्राफ पर पैमाना मानकर बनाया जाता है तो PN और PT का मान सीधा मोहर सर्किल से हम पढ़ सकते हैं। यदि यही मोहर सर्किल हम ग्राफ पर पैमाना मान के बनाए तो PN का मान OE के बराबर हो जाएगा और PT का मान ED के बराबर हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट मोहर सर्किल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है, देखिए नोट हमने इस पे लिखा है, मोहर वृत्त में मोहर वृत्त की कोई भी त्रिज्या किसी न किसी तल को दर्शाती है। ये आपको ध्यान रखना है, मोहर वृत्त की कोई भी त्रिज्या है वो किसी न किसी तल को दर्शाती है, वो तल अलग अलग तलों को दर्शाती है। यहाँ पर मोहर वृत्त की त्रिज्या CD, जो CD त्रिज्या है, झुके हुए तल AB को दर्शाती है। इस उदाहरण के अंदर CD त्रिज्या जो मोहर वृत्त की बनाई हुई है, अभी फिगर में हमने देखा था, वो झुके हुए तल AB को दर्शाती है। बिंदु D झुके हुए तल AB पर प्रतिबल PN और PT के मान को दर्शाते हैं। ये हम इसको फिगर में एक बार और देख सकते हैं कि मोहर वृत्त की कोई भी त्रिज्या, यानी कि कोई ये त्रिज्या तो ये त्रिज्या AB तल को दर्शा रही है, और ये D पॉइंट जो है आपके स्ट्रेस को दिखा रहा है PN और PT। PN और PT इसके निर्देशांक होंगे, उन स्ट्रेस को दर्शाता है। कौन से? झुके हुए तल पे, ये झुके हुए तल को दर्शाता है, तो D पर जो स्ट्रेस होंगे वो झुके हुए तल के स्ट्रेस हो जाएंगे, एक PN होगा और एक PT होगा। धन्यवाद।